हेलो फ्रेंड, आज हम लोग स्टडी करेंगे 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसको स्टडी करेंगे। और चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक रियल में हमारा यूनिट है। हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर बहुत सारे 3-4 चैप्टर को मिला करके एक यूनिट बनाते हैं जिसमें पूरे का पूरे एक ही प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे वही बात है। तो आपको हमने यहाँ पहले से लिख दिया है क्लास 12 का ये जो होगा सो फर्स्ट वीडियो होगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। और इस यूनिट में हम लोग क्या करते हैं कि टोटल 4 चैप्टर स्टडी करते हैं। कितने चैप्टर स्टडी करते हैं? 4 चैप्टर। एक आपका हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये दोनों जो चैप्टर है आपका इंक्लूड होकर के एक चैप्टर आपका एनसीईआरटी का बनेगा, लेकिन हम लोग इसको सेपरेट करके स्टडी करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है और कैपेसिटेंस, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। इन दोनों चैप्टर को मिला करके एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारा पहला यूनिट है 12 क्लास का, उसमें हमें कितने चैप्टर स्टडी करने हैं, तो मुझे अपने अकॉर्डिंग हम लोग जो स्टडी करेंगे वो टोटल का टोटल 4 चैप्टर स्टडी करेंगे इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो पहला चैप्टर है हमारा कौन सा? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर को हम लोग स्टडी करना शुरू करेंगे। ये यूनिट के बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला जो चैप्टर है हमारा वो कौन सा चैप्टर है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चैप्टर फर्स्ट आपका हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने से पहले कुछ हम लोग डायरेक्टली इसको स्टडी नहीं करेंगे, कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद फिर आगे इसका स्टडी करेंगे। और इलेक्ट्रिक चार्ज का जो बेसिक जो हम लोग यूज करते हैं, वो इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक यूज आपको कहाँ पे होता है? तो इलेक्ट्रिसिटी में होता है। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बहुत पहले से स्टडी करते थे, लेकिन उसके बारे में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारे पास में नहीं था। लेकिन जब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने स्टडी किया, किसके थ्रू? तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी के थ्रू, तो उसके बाद हमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का भी आ गया और चार्ज का तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी से हमारे पास में आ ही चुका था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको स्टडी करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में जैसे अगर हम बात करते हैं, आपको इसमें सबसे पहले समझना होगा इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, प्रोटॉन किसको बोलते हैं, और कुछ एटम्स का जो प्रॉपर्टीज होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से रिलेटेड, उसको समझना होगा। रियल में हम लोग अगर बात करेंगे, एटम्स की बात करेंगे, तो एटम्स के बारे में आपको पहले से पता होगा कि एटम्स हम लोग किसको बोलते हैं। तो जैसे हम लोग अगर सोडियम की बात करते हैं, ठीक है, सोडियम हो गया, या फिर आपको क्लोरीन हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या एलिमेंट्स हैं। और उस एलिमेंट्स में हमारा पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, उस एटम में पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, उसके बारे में पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो और दूसरी बात ये कि जैसे अगर हम लोग बोलते हैं एक होता है न्यूट्रल स्टेट होता है, या हम लोग बोलते हैं कि एटम्स हमारा न्यूट्रल स्टेट में है या न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का क्या मतलब होता है? न्यूट्रल का मतलब होता है, जैसे अगर हम एग्जांपल में लेते हैं सोडियम, ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। अगर हम इसमें अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद में ये क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 और 3s1 होगा। ठीक है, तो यहाँ मेन अगर एटॉमिक नंबर बोला जाता है, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है वही आपका क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा इन केस ऑफ नेचुरल कंडीशन। ठीक है, नेचुरल कंडीशन का मतलब होता है कि जब कोई एटम्स एलिमेंट्स हमारा किसी अदर एटम्स एलिमेंट से हमारा रिएक्शन नहीं किया है, तो वो कंडीशन हमारा कौन सा कंडीशन कहलाएगा? नेचुरल कंडीशन कहलाएगा।
तो अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर लिखते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितना होगा, 11 होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आपको कितना होगा, 11 होगा। अब आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रियल में होता क्या है, तो दुनिया का जितना भी एलिमेंट बना हुआ है सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। और उस पार्टिकल को हम लोग, पहले हमें कहा जाता था कि एटम्स जो होता है सबसे छोटा पार्टिकल होता था, लेकिन बाद में फिर स्टडी करने के बाद पता चला कि एटम्स इज नॉट अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज डिवाइडेड इनटू 3 सब एटम्स, और उस एटम्स को हम लोग बोलते हैं, उस सब एटम्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जितने भी, जैसे कि अगर हम बात करते हैं इस चौक की बात करते हैं तो इस चौक में क्या होगा, छोटा छोटा पार्टिकल्स होगा, तो वो पार्टिकल्स हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के फॉर्म में कन्वर्ट रहता है, ठीक है। और इन सभी को मिलाने के बाद, तीनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, एटम्स बनेगा, ठीक है। तो इसमें जो बेसिक बात हम आपको बताना चाह रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 11, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, 11। तो इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टर जो होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है। प्रोटॉन का कैरेक्टर जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टर में अगर निगेटिव साइन लगाते हैं और प्रोटॉन के कैरेक्टर में अगर हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं, टोटली अगर इसको मैथमेटिकली अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर अगर हमारा इक्वल है तो उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, उस एटम पे चार्ज हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 चार्ज होने का मतलब है कि वो किस कंडीशन में, नेचुरल कंडीशन में, मतलब वो किसी से रिएक्शन नहीं किया। अब इसमें अगर हम बात करेंगे कि ज़्यादा हम इसमें आपको नहीं ले जाएंगे, ठीक है, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं समझेंगे तब तक आपको ये चार्ज का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ को समझते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन हमारा कौन सा होगा, पॉजिटिव, सॉरी, इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिव कैरेक्टर, प्रोटॉन हमारा कौन सा कैरेक्टर होगा, पॉजिटिव कैरेक्टर होगा। और इलेक्ट्रॉन जो होता हमारा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करेगा, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मूव करेगा, और प्रोटॉन हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस में होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है और एक एटम का हम पार्टिकुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस में हमारा क्या होगा, प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिव कैरेक्टर का होगा। तो न्यूक्लियस के इनसाइड में हमारा क्या होगा, प्रोटॉन, और इसके सराउंडिंग में मूव करेगा हमारा, क्या मूव करते रहता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। क्या मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समझ में आ गया होगा और पहले से आप इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको आगे डिटेल हम नहीं लेके चलेंगे, सीधा हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो चार्ज को समझना तब आसान होगा जब आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को समझ चुके हैं। रियल में चार्ज क्या होता है कि जब कहीं से इलेक्ट्रॉन, सपोज दैट हम एक हम मान लेते हैं कि एक मटेरियल है, ये कोई मटेरियल है, ठीक है, और इसमें से हम क्या किए कि कुछ इलेक्ट्रॉन को हम बाहर कर लिए। तो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रोसेस के कारण अगर हम इलेक्ट्रॉन बाहर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डिफिशियंट ऑफ क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन का यहाँ से मान लिया जाए, सपोज दैट ये हमारा जो हम एटम्स लिए हैं इसको हम लोग मान लेते हैं सोडियम, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता है 11 होता है, और यहाँ से मान लेते हैं कि हम एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल लिए। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन का जो प्रेजेंट होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हमारा निकल चुका, तो ये हो जाएगा 10। और प्रोटॉन हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है, इसलिए हमारा प्रोटॉन निकलेगा नहीं, प्रोटॉन का संख्या हमारा सेम होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन हमारा कितना हो जाएगा, 11 प्लस में। अब इसको ऐड कीजिए, तो ऐड जब हम करेंगे इसको, तो ऐड करने के बाद में यहाँ पे कितना होगा, +1 होगा। तो ये +1 जो है
ये हमारा क्या होगा, चार्ज होगा किस पे, तो इस पे। इसलिए जब हम सोडियम को लिखते हैं, जब क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो इसको NaCl जब लिखते हैं इस पर प्लस चार्ज होता है, इस पर माइनस चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करता है, डोनेट करता है किसको, क्लोरीन को, और क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो जो भी एलिमेंट हमारा, जैसे कि यहाँ सोडियम डोनेट किया अपना इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रोसेस से, वो क्या हुआ, उसका निकल गया, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, उस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, निगेटिव चार्ज इसलिए होगा कि जिस भी एटम्स के पास में इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्योंकि निगेटिव कैरेक्टर का होता है, इसलिए वो जहाँ भी जाएगा उसको निगेटिव कर देगा, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही हमारा क्या कहलाता है, चार्ज कहलाएगा। यही हमारा क्या कहलाएगा, चार्ज कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो इसी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अब जाकर के हम लोग चार्ज का पूरा स्टडी करेंगे। तो अब हम लोग जो पहला टॉपिक है आपका चार्ज का, लिखेंगे हम लोग चार्ज। अभी कुछ देर पहले जो हमने लिखा आपको, जैसे कि सोडियम पे +1 चार्ज आ गया, तो रियल में अगर चार्ज के डिफिनेशन को अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो चार्ज का डिफिनेशन हमारा होगा क्या। तो चार्ज रियल में पहले से सोडियम पे नहीं था, लेकिन जैसे उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी भी प्रोसेस के थ्रू अपना वो क्या किया, डोनेट किया, तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। या एक इलेक्ट्रॉन वो अगर वो एक्सेप्ट करेगा किसी से तो कौन सा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूट्रल कंडीशन में उस पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया या फिर गेन किया, तो उस पर क्या हो गया, चार्ज हमारा क्रिएट कर गया। तो चार्ज का अगर हम पार्टिकुलर डिफिनेशन बोलेंगे तो चार्ज रियल में हमारा क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल होगा। क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल होगा। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल कि डॉक्टर, तो डॉक्टर का मतलब क्या हो गया कि एक इंसान है और उसका पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज क्या है, पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज है कि वो एक डॉक्टर है, लेकिन है वो इंसान। तो ठीक उसी तरह से कोई भी मटेरियल होगा मटेरियल, लेकिन उसके पास में अगर चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन के कारण, तो वो एक क्या हो गया, उसका प्रॉपर्टीज हो गया उस मटेरियल का। तो चार्ज भी हमारा क्या, प्रॉपर्टीज है। चार्ज भी हमारा क्या, प्रॉपर्टीज है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इट इज द properties of material which is created due to loss or gain of इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको पहले समझा दिया कि हर एक मटेरियल को आप समझो कि वो एक इंसान है। जिस तरह से यहाँ होलिस्टिक मेथड से अगर समझना चाहेंगे, और इंसान डिफरेंट इंसान का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, अलग अलग होता है। कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, लेकिन वो उसमें प्रॉपर्टीज आया कहाँ से, तो वो डॉक्टरी का पढ़ाई किया होगा, वो इंजीनियर का पढ़ाई किया होगा। सेम उसी तरह से ये भी क्या, चार्ज भी प्रॉपर्टीज़ है किसका, मटेरियल का। और मटेरियल में ये प्रॉपर्टीज आता कहाँ से, तो जब वो मटेरियल हमारा इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से, तो उस पर क्रिएट क्या होगा, चार्ज क्रिएट होगा। चार्ज का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, सिंपल प्रॉपर्टीज, जो कि आप इससे पहले 9th क्लास 8th क्लास में भी पढ़े होंगे। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी पे तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन वो बॉडी क्या कर चुका होगा, लॉस कर चुका होगा। ठीक है, सीधा आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन कहीं से, अगर मान लेते ये बॉडी है, इससे अगर इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर गया, निकल गया,
तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर ये बॉडी अपने सराउंडिंग के एटम से एलिमेंट्स अगर ये चार्ज लिया, सॉरी इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करेगा, तो इस पर क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ निगेटिव होगा, जहाँ से निकलेगा वहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा उतना इस पर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। और जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लॉस होगा इसका इलेक्ट्रॉन, उतना इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो सिंपल सा जो प्रॉपर्टीज है कि चार्ज हमारा क्या होगा, चार्ज का अगर हम बेसिकली अगर कहेंगे तो ये 2 टाइप्स का बोल सकते हैं। कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज कैसे होगा, तो कोई बॉडी अपना इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा तो उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। ये हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आप पहले से जानते हैं। अब कुछ इसके जो मेन प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग यूज करेंगे, लिखेंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, दूसरा टॉपिक में हमारा होगा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आप सेम कैरेक्टर का चार्ज रहेगा। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, जैसे सपोज दैट इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। सेम कैरेक्टर का चार्ज क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, फिर भी ये सेम कैरेक्टर का चार्ज हुआ तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर डिफरेंट कैरेक्टर का, अगर ये पॉजिटिव या निगेटिव है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये सब सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो पहले से आप जान रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे उस चीज़ को नहीं लिखेंगे। लेकिन जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉप मोस्ट जरूरी है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम लोग यहाँ पे 3 बेसिक प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। कितना बेसिक प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, 3 बेसिक प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला जो होगा हमारा, ये आपका होगा एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, या इसी को एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज बोलेंगे। एडिटिव नेचर का मतलब ये होता है कि चार्ज हमारा क्या है, रियल में स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज हमारा कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और जो भी स्केलर क्वांटिटी होता है हमारा, जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, वो एडिटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसमें चार्ज इज a scalar quantity, therefore it obey the additive nature of charge. Additive nature of charge। इसको और हम आगे जाके देख लेते हैं कि रियल में और इसका क्या मीनिंग है। एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि जैसे अगर हम पॉजिटिव, जैसे सपोज दैट अगर 5 कूलम, यहाँ पे हम देख लेते हैं एग्जांपल से, इसी में एग्जांपल में पहले आप इसको रूल के अकॉर्डिंग लिख लो। जैसे हम एग्जांपल यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं। इफ
Q1, Q2, Q3 dot Qn are the different charge on the different position of the on the different position of body। एक कोई बॉडी है उस पर डिफरेंट पोजीशन पे हमारा क्या चार्ज रखा हुआ Q1 Q2, देन टोटल चार्ज ऑन बॉडी विल बी कितना होगा। तो टोटल चार्ज को हम लोग मान लेते हैं Q। तो Q इक्वल हम लोग लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट यहाँ पे Qn लगा लीजिए। ये Qn हो गया, ये कहाँ तक Qn तक, ठीक है। तो टोटल चार्ज को हम लोग को क्या करना होगा, ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा पहले लिख चुके हैं कि चार्ज हमारा कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए ये एडिटिव नेचर को ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। इसी को और अगर हम एग्जांपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, सेकेंड एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल, इसी के अकॉर्डिंग अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, एक Q1 इक्वल दिया हुआ आपको 5 कूलम चार्ज, Q2 इक्वल दिया हुआ -3 कूलम चार्ज, देन टोटल चार्ज ऑन बॉडी जो होगा ये आपको क्या हो जाएगा, Q बराबर Q इक्वल Q1 प्लस Q2, क्या होगा, Q इक्वल Q1 प्लस Q2। तो इसका वैल्यू पुट कीजिए 5 कूलम और -3 कूलम, तो Q इक्वल आपको हो जाएगा +2 कूलम। जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो हमारा क्या होगा, उसका वैल्यू रखा, उसका साइन होगा पॉजिटिव का ज़्यादा था पॉजिटिव। जो हमारा एल्जेब्रिक सम का, इसको अगर हम बोलना चाहें तो ये टोटल चार्ज हमारा क्या कर रहा है, एल्जेब्रिक सम को फॉलो कर रहा है। तो टोटल चार्ज हमारा क्या होगा, सम ऑफ एल्जेब्रिक होगा, एल्जेब्रिक सम होगा हमारा, ठीक है। जिस तरह से हम लोग ऐड करते हैं सिंपली, उस तरह से हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज को हम ऐड कर देंगे। तो इस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज या एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बोलेंगे। पहला बेसिक प्रॉपर्टीज ये था। सेकेंड बेसिक प्रॉपर्टीज हमारा है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड बेसिक प्रॉपर्टीज आपका क्या है, क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से समझिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए मिलता है एग्ज़ाम वगैरह में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज रियल में होता क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल लेना चाहें कि जैसे अगर आप मार्केट में जाते हैं, ठीक है, तो मार्केट में अगर
आपको कोई सामान खरीदना हो तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होना चाहिए क्या, आपके पास में मनी होना चाहिए। और उस मनी में भी टर्म एंड कंडीशन ये होता है कि वह मनी होना चाहिए, वो पैसा होना चाहिए जो कि मार्केट में चलेगा। तो अगर आप मान के चलो कि अगर आप 50 पैसा या 25 पैसा का कॉइन्स लेके आप मार्केट में जाते हो, उसके मल्टीपल में आप 5 रुपीज़ लेके जाते हो, तो आपको सामान नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 25 पैसा जो है वो आप मार्केट में चलना बंद हो गया। तो कम से कम आपको मार्केट में जो मनी लेकर के जाना पड़ेगा, पैसा लेके जाना पड़ेगा, वो आपको कितना का लेके जाना पड़ेगा? 1 रुपीज़ का कॉइन्स लेके जाते हो। अगर आप मान चलो सपोज दैट 5 रुपीज़ का बिस्किट खरीदना चाहते हो, तो 1 रुपीज़ का 5 कॉइन्स अगर आप दे दुकानदार को अगर आप देंगे तो वो मिल जाएगा। तो डैट मीन्स ये कि 1 रुपीज़ से छोटा हमारा नहीं होना चाहिए। उसी तरह से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि चार्ज का जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो मिनिमम वैल्यू है, उससे छोटा चार्ज आपका नहीं होता। अगर आप फ्रैक्शन में चार्ज रखते हो, जैसे कि सपोज दैट हम लोग रखते हैं Q इक्वल, अगर हम लिखते हैं 4.5 इंटू 10 टू दी पावर कुछ भी 10 कूलम या कुछ भी लिख देता है, तो ये लिखा हुआ हमारा गलत होगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ये आपको होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। तो इसके 1.6 के मल्टीपल में होना चाहिए, लेकिन ये 1.6 के मल्टीपल में है नहीं है। लेकिन अगर इसी को अगर हम लोग लिखना चाहें Q बराबर 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 10 कूलम या कुछ भी लिखना चाहें, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो ये आपका राइट है। ये चार्ज हमारा क्रिएट कर सकता है, बट ये चार्ज हमारा क्रिएट नहीं करेगा। दैट मीन्स चार्ज हमारा कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। चार्ज जब भी हमारा होगा तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, उससे छोटा चार्ज नहीं होगा। और जो भी चार्ज हमारा होगा ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम के मल्टीपल में होगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग, चार्ज के इस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलेंगे। ठीक है, तो समझ में तो आ ही गया होगा। और ये ऐसा इसलिए होता है कि कहीं से भी अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, क्योंकि आपको पहले हम समझा दिए हैं कि किसी भी बॉडी से, मान लो सपोज दैट कि ये बॉडी है, इससे आप इलेक्ट्रॉन, एक छोटा सा पार्टिकल आप तोड़ के निकालो, तो वह छोटा सा पार्टिकल जो होगा, एक इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा, उसी के फॉर्मेट में ये बाहर निकलेगा। लेकिन अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, चार्ज होता है, उससे छोटा के फॉर्मेट में अगर 1 इलेक्ट्रॉन से का जो वैल्यू होता है, अगर आप उससे कितना छोटा पार्टिकल आप निकालेंगे तो कम से कम जो उस छोटे से पार्टिकल का वैल्यू होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। इसलिए कहीं से भी अगर कोई भी पार्टिकल्स निकलता है तो वो सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा? इलेक्ट्रॉन है, उसी के फॉर्मेट में निकलेगा। और इलेक्ट्रॉन के कारण ही हमारा क्या होता है? चार्ज क्रिएट करता है। इसलिए कोई भी बॉडी पे अगर चार्ज क्रिएट करेगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसके मल्टीपल के फॉर्म में होगा। तो ये पूरी कहानी तो समझ में आ गई होगी। इसको अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो सिंपल में लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज defined as the charge on a body. It is defined as the charge on a body is the
multiple of value of charge of it is the defined as the charge on a body is the multiple of value of charge of one electron that is the electron that is इसमें आप लगा लीजिए द बॉडी इज द मल्टीपल इंटीजर मल्टीपल ऑफ, इसमें आप थोड़ा सा चेंज करेंगे, इंटीग्रल या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ integral multiple of value of one electron that means कि कोई बॉडी अगर इससे मान चलिए 1 इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो ये हमेशा 1 के मल्टीपल में होगा। ऐसा नहीं होगा ये 0.5 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, 0.6 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। फ्रैक्शन में कभी भी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर हमारा नहीं निकलेगा। इसलिए चार्ज जब भी होगा तो हमारा इंटीजर मल्टीपल ऑफ वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा। मतलब ये कि सपोज दैट अगर हम एक एक्स बॉडी लेते हैं, इसमें से अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन निकालें, 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस पर कितना चार्ज होगा, +1। फिर वाई कोई बॉडी है, इस पर अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ना 1 2 निकालें, ना कि 1/2 या 1/3 ऐसा करके हम कुछ नहीं निकाल सकते। तो वाई पर कितना होगा चार्ज, +2। ये +1 इलेक्ट्रॉन होगा, ये +2 इलेक्ट्रॉन होगा। इस पर जब यहाँ से निकालें कितना होगा, +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ से अगर हम चार्ज की बात करेंगे Q बराबर, तो Q इक्वल कितना होगा, ये हो जाएगा, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो जो चार्ज होगा, मान लेते हैं इस तरह से Z है, यहाँ से हम Ne इलेक्ट्रॉन को निकालें तो Z पे हमारा कितना चार्ज होगा, Z पे हमारा हो जाएगा Ne चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो Q इक्वल हो जाएगा हमारा Ne। ठीक है, वेयर जहाँ हमारा क्या होगा, Q इक्वल हो जाएगा हमारा, Q इक्वल होगा चार्ज, N इक्वल हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट आगे होगा। और E के बारे में आप जानते हैं -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इतना चार्ज हमारा क्या होगा, E का वैल्यू, तो कहीं पे भी जो भी चार्ज हमारा निकलेगा वो इतना के बराबर होगा, Q बराबर Ne। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा Q बराबर Ne, यही हमारा क्या कहलाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाएगा। यही हमारा क्या कहलाएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाएगा। तो एक आप एग्जांपल हम लोग क्वेश्चन के तौर पे लेते हैं, पूरा फिर समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, और एक बात हमने नहीं लिखा है, मैं आपको लास्ट टाइम में लिख दूंगा, या आप खुद लिख सकते हो, कि चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है, या आगे हम लोग देख लेंगे कि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। 1 कूलम क्या होता नहीं होता, इसको हम लोग आगे डिफाइन करेंगे।
तो यहाँ से लिखेंगे क्या लिखेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज find the value of charge on a body when 6 electrons या 20 electrons या मान लेते हैं 20 electrons when 20 electrons are lost by the body। एक बॉडी है, ठीक है, जो कि अपना कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 20 इलेक्ट्रॉन। तो इस बॉडी पे सपोज दैट एक बॉडी है, यहाँ से आपको कितना इलेक्ट्रॉन निकला, 20 इलेक्ट्रॉन निकल चुका। तो इस बॉडी पे आपको कितना चार्ज हमारा क्रिएट करेगा। आपको यहाँ पे अगर बात करेंगे तो n बराबर कितना हो गया, 20, ठीक है, और ई का वैल्यू तो आपको पता ही है। इस बॉडी पे आपको बोलना चार्ज निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से तो Q ई का वैल्यू आपको पता 1.6 × 10⁻19 होता है। तो Q इक्वल हो जाएगा 20 × 1.6 × 10⁻19, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, ये 0 कैंसिल। तो Q इक्वल हो जाएगा आपको 32 × 10⁻19 कूलम। इतना चार्ज जो होगा इस पे Q बराबर 32 × 10⁻19 कूलम चार्ज आपको इस बॉडी पे क्रिएट होगा। मतलब अगर ये बॉडी अगर 20 इलेक्ट्रॉन क्या करता, लॉस करता है, रिलीज करता है, तो इस पे अगर आपको बोला जाए कि कितना चार्ज हमारा क्रिएट हुआ, तो क्या करेंगे, n का वैल्यू कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 20, और 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना हो गया 1.6 × 10⁻19 मल्टीप्लाई कर दिए, ये कितना आ जाएगा 32 × 10⁻19 कूलम। तो इतना चार्ज इस पे क्या होगा, क्रिएट करेगा। तो इस बॉडी पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव के फॉर्म में इतना क्रिएट करेगा, और वो 20 इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी पे गेन होगा या जो बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगा, उस बॉडी पे इतना माइनस सिर्फ इसमें लग जाएगा, क्वांटिटी हमारा सेम होगा। बात समझ में आई। तो इसका एक और हमारा क्या प्रॉपर्टीज़ है, बेसिक प्रॉपर्टीज हमारा 3 बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज का हमने कहा। एक एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है, कि चार्ज हमारा क्या होगा, एल्जेब्रिक सम में होगा हमारा, एल्जेब्रिक सम के फॉर्म में उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा। दूसरा नेचर आपका कौन सा हो गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि हम लोग पूरा देख चुके हैं। और तीसरा जो बेसिक नेचर है हमारा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, कि चार्ज हमारा ना तो क्रिएट करता ना डिस्ट्रॉयड करता, वो कंजर्व रहता। मतलब वो जिस तरह से एनर्जी हमारा कंजर्वेशन रूल को फॉलो करता, ठीक उसी तरह से चार्ज भी हमारा क्या करेगा, कंजर्वेशन रूल को फॉलो करेगा। तो कैसे फॉलो करेगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 12 का फर्स्ट वीडियो था, इससे आगे फिर हम लोग अगले क्लास में इसको हम लोग स्टडी करेंगे। कहाँ से स्टडी करेंगे, तो जहाँ हम लोग थर्ड जो इसका टॉपिक था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज, उससे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में उसको हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है। थैंक यू। और एक बात और आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जिस भी आप YouTube चैनल को आप देखते हो, तो जो भी वीडियो बनाते हैं आपके लिए, वो बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। इसलिए आप जो भी सीखते हैं तो उसके मेहनत का ही क्या होता है, फल होता है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे YouTube चैनल को तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन मेरे चैनल के अलावा आप जो भी चैनल को आप देखते हैं उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।